हम यहाँ पर आज आए हैं टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड वी हैव अ वेरी गुड पैनल विद अस. वी हैव डॉक्टर राजेश गोयल, more than 19 years of experience and ex-president of Delhi Psychiatry Society. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर. साइकेट्रिस्ट होना मतलब नॉर्मल भाषा में पागलों के डॉक्टर. शायद आपको मैं दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा हूँ. मैंने तो शीशे में देखा था. बहुत सारे लोग आके पहले तो देखते हैं कि ये वही डॉक्टर है ना जिसको हम सोच के आए थे कि कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा. तो ये हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड इतना स्टिग्मा एसोसिएटेड है और आज आपने इस पे बात करने की आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू एक पहल की है. मैं इसकी सराहना करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ. उम्मीद है इससे कम से कम कुछ लोगों के मन में तो हम जो धारणाएं, जो गलत बातें हैं उनको बदल के उनको ठीक इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे. और हमारे साथ दो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं फ्रॉम द ग्रुप कॉल्ड थ्रू थिक एंड थिन. Hi, we are excited to be here on the podcast. Thank you, Nikhil, for inviting us. I'm Harsheen. Our group, as Nikhil mentioned, through thick and thin, हम लोग उसमें यही करते हैं. A bunch of people, we sit together in a circle and we talk about anything and everything that comes to our mind. Both minor and major, everyday stressors, we include that in our sessions. And the sense of connection, the feeling of belonging, and to be fully seen and heard by other peers and their perspective add to the group settings. Yes. So I'm Divya. I'm a counseling psychologist and associated with Through Thick and Thin. We are co-founders of the organization. और जैसा हर्षीन ने बताया, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो सपोर्ट सिस्टम हमें अवेलेबल नहीं है, हम वो सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 से 4 सालों से. As social entrepreneurs and as mental health professionals, we are really happy to talk about it on everyday basis. हमारा भी चैलेंज वही है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आम तौर की भाषा पे हम मेंटल हेल्थ को कैसे समझें. हमारा एक बहुत अच्छा सा वर्ड है व्हाट वी से कि हमें मेंटल हेल्थ सड़कों पे लाना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट अ रिक्शा पुलर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मेंटल हेल्थ उसके लिए क्या है, उसको कितना हार्म कर रहा है. सो दैट इज व्हाट वी हैव बीन वर्किंग फॉर. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये जब हम पुटअप कर रहे थे तो मैं जानना चाहता था बिकॉज हम बॉलीवुड मूवीज़ देखी है, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने भी वुड की मूवीज़ हमने देखा है. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक हो गई, अपरिचित हो गई, और मंजुलिका का एक कैरेक्टर था विद्या बालन का. उसमें दे आर मोर लाइक ए स्प्लिट पर्सनैलिटी कि अभी वो नॉर्मल है हमारे साथ और कुछ क्षण में वो दे विल बी डिफरेंट पर्सन विच हमने कभी देखा भी नहीं. एंड दे शो डिफरेंट कैपेबिलिटीज जिसमें ह्यूमन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिखाते हैं या फिर उनका मेंटल लेवल कुछ ज़्यादा ही IQ पे काम करता है. सर, इज दिस मेडिकली इज दिस पॉसिबल? डेफिनेटली मेडिकली दिस इज पॉसिबल, बट जो आप मूवीज में देखते हैं ना वो रियलिटी से काफी हद तक दूर होता है. अगर रियलिटी में इसकी बात करें तो इस पे एक टर्म होती है जिसको आप मेडिकल अगर उसमें हम कहें तो इसको कहा जाता है डिसोसिएशन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बहुत भीषण दुर्घटना या ट्रॉमा या स्ट्रेस का शिकार होता है, कोई ऐसी चीज वो देखता है, ऐसी चीज से गुजरता है. मान लीजिए एक जो आर्मी का पर्सनल है, उसने एक वॉर में इतने लोगों को, अपने साथियों को मरते हुए देखा कि वो ट्रॉमा में आ गया. तो उस ट्रॉमा की वजह से, उस ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकल के आ पा रहा और उस ट्रॉमा से उसी के अंदर 2 तरह के व्यक्तित्व का निर्माण हो. जब एक उसकी पर्सनैलिटी एक्टिव होती है तो दूसरी वाली पर्सनैलिटी की मेमोरी उसे नहीं रहती है. जब दूसरी पर्सनैलिटी एक्टिव होती है तो पहली पर्सनैलिटी की मेमोरी नहीं रहती है. और ये आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ काफ़ी मंदिरों में या धार्मिक स्थलों के बाहर या कोई पूजा पाठ चल रहा हो, कोई जागरण हो रहा हो, वहाँ काफ़ी कह देते हैं कि इनको देवी आ गई या हनुमान जी आ गए या बालाजी आ गए, या और लोग अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं. इसमें अगर सही में उनको ऐसा हुआ है तो ये भी डिसोसिएशन का एक प्रकार है जिसमें वो अपने एक तनाव के चलते हुए, जिस तनाव को किसी से कह नहीं पा रहे, वो ठीक से कोप नहीं कर पा रहे, वो एक दूसरी पर्सनैलिटी में चले जाते हैं और उस तरह से बिहेव करने लगते हैं. और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो उनको अटेंशन मिलने लगती है, जाने अनजाने, ऐसा नहीं वो जानबूझ के अटेंशन लेते हैं, बट जाने अनजाने उस अटेंशन को वो कहीं ना कहीं इंजॉय करने लगते हैं और इन चीज़ों से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है. पर हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ इलाज संभव है. ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो लाइलाज है या हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है. ओके. ये अपीलिंग ऑन कैमरा जो हम मूवीज में या वेब सीरीज में देखते हैं, वो मोर ऑफ अपीलिंग ऑन द कैमरा सॉर्ट ऑफ इमेज बनाई जाती है जो देख के मजा आए, क्योंकि हम मूवी देखने क्यों जा रहे हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहिए. बट हाँ, एज सर सेड, कैपेबिलिटीज़ की जहाँ तक आप बात करते हैं
तो इमेंस कैपेबिलिटीज़ हैं ह्यूमन के पास में, तो कब क्या कैसे कोई रिएक्ट कर सकता है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. येस, देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंसेस, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी के साथ जो क्लाइंट है वो उसने रिएक्शन दिया है, कोई बिहेवियर सर्टेन बिहेवियर आया है. और अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग इसकी सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन हुआ था. ओके. और जो वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ हुई, स्पेशली ऑफ कोर्स जो वॉर अफेक्टेड एरिया थे, एस सर ने कहा वॉर वेटरन्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, जिसमें जैसे हम आज बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक, लिखा नहीं जा रहा है. तो लोग थे जो परफेक्टली फाइन थे, मतलब परफेक्टली फाइन है, बायोलॉजिकली आइज ठीक है, उन्हें वो कह रहे दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उन्हें वॉर प्लेन उड़ाना है. और वो इतना डर गए हैं, जो द मेमेथ ऑफ वॉर वाज सो हॉरिफाइंग टू देम कि उनके अंदर एक सप्रेस्ड इमोशन आ गया कि यार वहां जाने का मतलब है कि आप उतनी तकलीफ झेलेंगे, आप मर भी सकते हैं. तो आप अगर एक पायलट बोलता है कि मेरी आंखें काम ही नहीं कर रही हैं, तो वो तो प्लेन नहीं फ्लाई करेगा. इस तरह से चीजें अगर हम स्टडीज को ट्रेस करें तो सबसे ज्यादा जो स्टडीज हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेटरन्स पे हुई हैं. तो जो बायोलॉजिकली परफेक्ट है, सोमैटिक सिम्टम्स भी हम उन्हें कहते हैं, बायोलॉजिकली परफेक्ट है, लेकिन उनके बिहेवियर और एक्शन में वो चीजें उन्हें महसूस हो रहा है. वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है. तो ये भी हमारी एक ह्यूमन कैपेबिलिटी है कि जो दरअसल है नहीं वो हमें महसूस हो रहा है. तो इस तरह की चीज़ें, जो स्प्लिट पर्सनैलिटी आप पहले पूछ रहे थे, जैसा मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो एक पर्सनैलिटी, जो व्यक्ति की कमज़ोर हिस्सा होता है, जो वो एक्चुअल लाइफ में नहीं कर पाता. मान लीजिए कोई दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, तो दूसरी पर्सनैलिटी में इमेजिन करता है ओ मेरे तो हीरो जैसे लुक है. या कोई नॉर्मली बहुत कमज़ोर है शारीरिक रूप से, तो जो दूसरी पर्सनैलिटी में इमेजिन करता है कि मैं तो मैचो बॉय हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ. हमेशा जो आपका कमज़ोर हिस्सा है, आपकी इमेजिनेशन उसको दबाने के लिए या वो अच्छा करने के लिए दूसरी पर्सनैलिटी को इमेजिन करती है. होता ये तनाव के चलते ही है. स्प्लिट पर्सनैलिटी शब्द या तो आम भाषा में यूज़ किया जाता है, पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन जो इसका टेक्निकल शब्द है वो डिसोसिएशन. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आप दोनों प्रोफेशनल्स ने बहुत अच्छे से आई थिंक सब कुछ ही कवर किया, पर जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों को भी हार्म करते हैं, क्योंकि उसका जॉनर ही ऐसा बनाया है कि वो हॉरर के अंडर आती है. राइट. तो मुझे किसी ने बताया था, जिनके अंडर मैं इंटर्नशिप कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला था कि उनमें टेंडेंसी अपने आप को हार्म करने की ज़रूर हो सकती है, तो वो दूसरों के लिए डेंजरस नहीं होते. Okay. Has there been any case you want to share? Any कुछ thing related to dissociated? If you feel like, if there is any, if not, maybe we can move I forward. have seen a case जहाँ पे hallucinations होते थे. A lot of hallucination happens. Hallucination is different from this, yes, right? Yes. Hallucinations are कि जो चीज़ मौजूद नहीं है वो आपको दिखाई दे रही है, जो आवाज़ है नहीं वो आपको सुनाई दे रही है. तो आमतौर पे वो सच में लगता है होता है, उन्हें तो महसूस होता है, जो मतलब इसमें पेशेंट है उसको रियल में लगता है कि वो हैलुसिनेट कर रहा है. हाँ, उससे वो रियलिटी. अगर आप हेलुसिनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए हेलुसिनेशन साइकेट्री में दो तरह की तकलीफ होती है. एक होती है न्यूरोलॉजिकल, जिनका संबंध, जिसमें रियलिटी के साथ ना कांटेक्ट नहीं टूटता आदमी का. जिससे आपने डिप्रेशन, एंजाइटी की बात की, आदमी कितना भी उदास हो, कितना भी चिंता में हो, पर उसको ये पता होता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ. एक दूसरी तकलीफ होती है जिसमें व्यक्ति का रियलिटी के साथ कांटेक्ट टूट जाता है. इसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, इस तरह की तकलीफें आती. लोगों ने बहुत आम सुना होगा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन. हेलुसिनेशन का बेसिक तौर पे मतलब होता है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और कभी कोई नहीं बोल रहा तब भी आप सुन रहे हैं. तो वो हेलुसिनेशन होता है कि जब स्टिमुलस नहीं है और आप उसको सुन रहे हैं, या कोई आपको छू नहीं रहा लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि मेरे को कोई छू रहा है. स्टिमुलस नहीं है और आपको महसूस हो रहा है, तो वो हेलुसिनेशन होता है. इसी तरह से डिल्यूजन वो चीज़ होती है कि जो आपका किसी चीज़ के बारे में एक बिलीफ है, लेकिन वो गलत बिलीफ है, और वो ऐसा पक्का बिलीफ है कि जिसको हिलाया नहीं जा सकता. गलत कैसे? कि जैसे आप ये मानिए, आप कहीं सोच लें मन में कि मैं आपका कोई नुकसान करना चाहता हूँ. हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपके मन का ख्याल है और आप इस पे इतने अडिग हैं कि इसको हिलाया नहीं जा सकता, तो डिल्यूजन का फॉर्म है.
तो इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो ये मान के चलिए कि ये वो कंडीशन है जहाँ आदमी का रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाता है। वो जो महसूस कर रहा है, वो जो एहसास कर रहा है, वो रियल है। हम ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि वो रियल नहीं है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। दिस इज माय व्यू, ये मेरा व्यू है। मैं शायद जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे ना बहुत शर्म आती है अगर मुझे कुछ हो जाए, ठीक है, मुझे मेरी घुटना टूट गया, बुखार हो गया, दैट इज़ फाइन। वो मैं बता पाऊंगा अपने दोस्तों को। अगर मैं कोई बता रहा हूँ ना यार मुझे कोई मेंटल हेल्थ इशू है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है या फिर कुछ हुआ, तो वो मुझे ना शर्म आ जाएगी उस चीज़ के लिए। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ दिल से। आप इस पर क्या कहोगे कि इज इट, ये हमारी सोसाइटी है ऐसी, और या फिर अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेके? देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में या कहीं भी इनकम टैक्स वो लोग देते हैं जिनके पास इनकम होती है। अगर आपको कोई मानसिक तकलीफ है और आप उससे शर्मा रहे, अरे मानसिक तकलीफ होगी तो उसे जिसके पास माइंड या दिमाग होगा, तो ये कोई शर्माने की बात नहीं है। ये समझने की बात है कि जैसे आपका गिरने से घुटना टूट गया, आपको बुखार आ गया किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इसी तरह से कुछ केमिकल के डिस्टर्बेंस से मन में कुछ विकार आ गया और उसको हम दवाई दे के या काउंसलिंग करके, थेरेपी दे के, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ठीक कर सकते हैं। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? शर्माए तो वो जिसके पास दिमाग ना हो। भाई दिमाग है तभी तो आपको दिमाग की तकलीफ हुई। हर्षिन, what do you have to say about this? Yeah, I think adding on to Dr. Rajesh, being human, हम लोग उसको एज एन अपॉलॉजी लेते हैं। हम लोग वल्नरेबल होते हैं, हम बोलते हैं सॉरी हम ज़्यादा बोल गए। एक नया टर्म स्टार्ट हुआ है, ट्रॉमा डंप। हम लोग ज़्यादा कुछ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, हम लोग बोलते हैं सॉरी फॉर ट्रॉमा डंप, सॉरी हमने ज़्यादा वेंट आउट किया, सॉरी आई एम ओवर थिंकिंग है, ये बर्डन आपको दे रहे हैं। हर चीज़ के साथ हम एक सॉरी वर्ड एज इन कि जो भी हम इमोशंस फील कर रहे हैं वो एक अपॉलॉजी है, वो हमारा एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं है। एंड वो ही एक जो सोशल और सेल्फ स्टिग्मा आ गया है इसके अराउंड, एक चीज़ ये है जिससे हम एक ओपन अप नहीं हो पा रहे अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, और हमें ये जजमेंट फील होता है कि हमें लोग जज करेंगे इसके अराउंड। इसके सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं, इसके एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, इसके सोशल साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं इसके अराउंड। सबसे पहले जो आपने स्टिग्मा की बात की है कि आपको शर्म आएगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो बहुत आसान सी बात है निखिल। आप, मेरा माइक मेरे से ठीक नहीं हो रहा है तो आप आके ठीक करोगे, तो आई एम आस्किंग फॉर हेल्प। एक बहुत बेसिक सी बात है। मेरे पास के बोतल में पानी खत्म हो गया है, आपके पास पानी है, तो हमने बोला निखिल एक ग्लास पानी दे दे। सो मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग इतने लेवल से समझना जरूरी है कि अगर मेरे इमोशंस डिस्ट्रेस्ड हैं, अगर कुछ समझने में, कोई इमोशन समझने में हमको तकलीफ हो रही है, तो शायद हम आपसे समझ सकते हैं। आप मतलब अ गाइडेंस, अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये जो आस्क आउट फॉर हेल्प है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट से पहले वी आस्क फॉर हेल्प। सो आस्किंग फॉर हेल्प हम किससे मांगेंगे? जो हमें हेल्प दे सकता है, और हेल्प हमें हमेशा एक प्रोफेशनल सेटअप ही दे सकता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेंटल हेल्थ की कि हम एक पागलपन का इलाज करने जा रहे हैं, नहीं, हमें उसे रिफ्रेम करना है कि हम मदद मांगने जा रहे हैं। वी आर आस्किंग फॉर हेल्प। मेरा एक ये है कि उससे पहले ना मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ऐसी चीज़ हो रही है। जब मुझे एक्सेप्ट हो जाएगा देन आई माइट लुक फॉर अ डॉक्टर, देन आई माइट लुक फॉर अ काउंसलर। तो मुझे एक्सेप्टेंस वर्ड वहाँ पर, आई थिंक एक्सेप्टेंस के लिए ना आपको वो राइट एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है जहाँ आपको फील सेफ हो। जब आप किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आपको वहाँ पे सेफ फील हो कि आपकी बातें वैलिडेट हो रही हैं, आपको कोई समझ रहा है, एक प्राइवेसी मेंटेन हो रही है। आपको मे बी आपके एक्सपीरियंस से शायद कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है, पर आपको सुन रहा है। वो स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो अगेन देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ दैट सपोर्ट आपकी मेंटल हेल्थ जर्नी के हिसाब से। निखिल इस चीज़ से परेशान है कि आप उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे। हाँ जी। तो देखिए, ये पहले हुआ करता था। अब आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़, काफ़ी बड़े नोन जाने माने लोग अपनी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, और ये कि उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके साथ आगे आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ जी। वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको ये तकलीफ हुई, उन्होंने उससे ये परेशानी झेली और फिर उन्होंने उसका इलाज करवाया, तो अब वो ठीक है। जैसे कि एक बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड में, और उनको ऐसी परेशानी थी कि वो फ्लाई नहीं कर सकती थी। काफ़ी साल उन्होंने इधर से उधर जाते और उनको ट्रैवल इतना करना होता था। उस डर की वजह से उनका सारा का सारा जो ट्रूप होता था, जितने उनके लोग होते थे टीम में, वो सारे के सारे बाय रोड ट्रैवल करते थे। काफ़ी साल उन्होंने परेशानी झेली, फिर उनको समझ में आया कि तकलीफ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक है, आराम से उनका ये जो आने जाने का सिस्टम था जिससे वो परेशान, सारा इतना टाइम खराब होता था, पैसे लगते थे, वो सब चीज़ें सॉल्व हो गई। तो जब
इस तरह के लोग जो जानी मानी हस्तियां हैं, अगर अपनी इन तकलीफों के साथ सामने आ सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए तो ये एक मोटिवेशनल बात होनी चाहिए कि ये एक्सेप्ट करने में परेशानी ना हो कि हाँ मुझे कोई मन से रिलेटेड दिक्कत है। और जस्ट एक चीज ऐड करने की, जो आपने एक्सेप्टेंस की बात की है, हमें क्या समझना है, बेयर मिनिमम है कि हम अपने सिम्टम्स या कैसा महसूस हो रहा है, बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ दुख बगैर, कुछ गम बगैर, कुछ गम की बात बगैर, मन परेशान है परेशानी की किसी बात बगैर। तो अगर आप ये समझ जाएं कि हाँ मुझे ये सब हो रहा है और उसका कोई कारण नहीं है, तो यकीनन आपको मदद लेने में आसानी हो जाएगी। माहौल बदल दिया है। थैंक यू सो मच, आपने माहौल बदल दिया है। अभी जेन जी चल रहा है, जो नई जनरेशन है, देर वेरी ओपन। मैंने कहा यार क्या हो रहा है ब्रो, डिप्रेस्ड हूँ ब्रो, एंग्जाइटी हो रही है यार। मैंने कहा आपने किसी डॉक्टर ने कहा आपको? कह रहे नहीं मुझे फील हो रहा है। तो ये जो एंग्जाइटी वर्ड है, डिप्रेशन है, दे आर करप्टेड। सब मुझे ना आप मेडिकल टर्म के अंदर बताइए, व्हाट इज एंग्जाइटी, व्हाट इज डिप्रेशन, ये उसके टर्म्स होते हैं, देन यू नीड टू सीक हेल्प। देखिए डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन को मोटे तौर पे ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति का मन उदास हो और किसी भी काम में करने में उसका मन ना लगे या उसकी करने की इच्छा ना हो, कम से कम 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए, और साथ में कुछ और भी लक्षण हो जैसे नींद कम या ज्यादा आना, भूख कम या ज्यादा लगना, फैसले ना ले पाना, जीने की इच्छा खत्म हो जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना, बिल्कुल ऐसा लगना कि कुछ नहीं बचा दुनिया में, सब खत्म हो गया, कंफ्यूज हो जाना, इनमें से कुछ लक्षण उसके साथ हो सकते हैं जहां व्यक्ति का मन उदास हो। और उसके साथ ये सारे लक्षणों के साथ बहुत जरूरी है कि ये लक्षण व्यक्ति की रोजमर्रा की दिनचर्या को प्रभावित करते हो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए क्या होता है, आज आपका घर में कोई झगड़ा हुआ, बच्चे को मम्मी पापा ने डांट दिया, हस्बैंड का वाइफ से झगड़ा हुआ तो मन उदास हो गया, ये डिप्रेशन नहीं है। ये तो स्वाभाविक सा एक आपके साथ जो दिन में हादसा हुआ, अगर झगड़ा हुआ है, डांट पड़ी है, तो मन किसी का खुश तो नहीं होगा ना। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये एक मेडिकल टर्म है और उसी हिसाब से इसके पूरे हमारे को गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कैसे हमें डायग्नोज करना और कैसे ट्रीट करना है। दूसरा आपने पूछा एंग्जाइटी। देखिए मैं एंग्जाइटी को लिटरल मीनिंग में नहीं, लेकिन एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो एंग्जाइटी को मैं ऐसे कहूंगा कि कारण बगैर चिंता या कारण से ज्यादा की चिंता। चिंता है व्यक्ति को, चिंता हम सबको होती है थोड़ी बहुत एंग्जाइटी। अगर कल बच्चे का पेपर है और उसे चिंता ही नहीं होगी कि पेपर है, पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा कैसे? वो तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। तो थोड़ी चिंता होना उसके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। लेकिन यही चिंता का स्तर अगर बढ़ जाएगा, यही स्ट्रेस का स्तर अगर बढ़ जाएगा, एक रबर बैंड को आप जरूरत से ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये स्तर बढ़ने पे एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का फर्क यही है, एंग्जाइटी हर सामान्य जीव जंतु में होती है किसी ना किसी रूप। लेकिन वो उसकी दिनचर्या प्रभावित नहीं करती है, उसकी डे टू डे फंक्शनिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाती है। बट जब ये डिसऑर्डर हो जाता है ना, तो आपको दिनचर्या संभालना मुश्किल हो जाता है, आपको परेशानियां होने लगती हैं और तब आपको इसके इलाज या आपको हेल्प सीख करने की जरूरत पड़ती है। ओके, आई एम गोना स्ट्रेट टू यू, और मुझे आप एक चीज बताएंगे कि हैव यू सीन इन योर क्लासेस द ग्रुप्स यू कंडक्ट, आपने वहां पर ऐसा देखा है कि कोई आया हो, उसको सिर्फ लग रहा है कि उसका एंग्जाइटी है, डिसऑर्डर नहीं है जैसे सर ने बताया? Definitely. In fact, just to correct a little, it's a support group session and not the classes. But हाँ, जो ग्रुप में लोग आते हैं, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर का डिफरेंस। हम लोग एक और लेवल ऊपर जाते हैं जहां हम बोलते हैं आई एम फीलिंग एंशियस। हम एंजाइटी के वर्ड को भी हम लूजली यूज करने से बचते हैं। आपने जो बोला वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में इतने टर्म्स प्रचारित हो गए हैं और इतना हर किसी के सिम्टम्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो लोग जब जाते हैं एसोसिएट करते हैं ये सिम्टम तो मेरे साथ भी है एंड देन दे लेबल देमसेल्फ। वो चीज को हटा के अगर देखा जाए, एंशियसनेस, फीलिंग एंशियस, द फीलिंग ऑफ एंशियसनेस कि यार सर ने ऐसे बोला चिंता हो रही है या इस चीज की परेशानी हो रही है, वो बहुत सारे लोग आते हैं। और परेशानी अगर आप यकीन करें तो इस चीज की भी होती है कि एक हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं पर लाइनर सही नहीं लग रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये होता है। और ये यार 3 दिन से खाने में नमक ऊपर नीचे पड़ रहा है, वो भी आपको इरिटेट कर देता है। तो
एंशियसनेस की जो फीलिंग है उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं जो किसी न किसी कारण से एंशियस हैं, डायग्नोस्ड एंजाइटी उनको नहीं है, और अगर फर्दर कभी कभी डायग्नोसिस के लिए जाते भी हैं फिर भी एंजाइटी पॉजिटिव नहीं निकलती है, लेकिन एंशियसनेस टाइम टू टाइम कभी ऊपर कभी नीचे रहती है। हम लोग जब अपनी एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं आप आइडेंटिफाई करिए कि आप फील क्या कर रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस बहुत लोग बहुत ही लूजली कर लेते हैं कि मुझे ये है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, एंड अब मुझे बताइए कि आगे करना क्या है। बट उससे भी पहले क्योंकि वो सेल्फ डायग्नोसिस है, आप एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं दैट वी शुड नो, एंड वो अवेयरनेस के साथ आता है, वो आपकी खुद की अवेयरनेस के साथ आता है कि आपको, जैसे सर ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया, वो आपकी डेली लाइफ में अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो कुछ है, कुछ आपको इश्यू कर रहा है। एंड आजकल वो जब तक आप रॉक बॉटम हिट नहीं करते आपको लगता नहीं है कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो अवेयरनेस के साथ ये भी आता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ कहाँ फेस कर रहे हो बिफोर हिटिंग रॉक बॉटम, एंड वो कैसे आपको इफेक्ट कर रहा है आगे जाके। तो आई थिंक हमारे सपोर्ट ग्रुप सेशंस में आप बिलीव नहीं करेंगे, एंग्जाइटी लोग, एंग्शियस लोग तब भी होते हैं जब वो आते हैं सपोर्ट ग्रुप सेशन में, तो हम उनसे पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, वी आर एंग्शियस, एंड दे वेरी ओपनली से दैट वी आर फीलिंग नर्वस, वी आर एंग्शियस। निखिल जी, आप डिप्रेशन एंग्जाइटी पूछ रहे थे, मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, नोटबंदी हुई 2016 में, तो उसके करीब 4-5 महीने बाद मेरे पास एक सज्जन आए, काफ़ी अराउंड 60 साल की उनकी उम्र थी, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रो रहे हैं जार जार। पहले वेटिंग में बैठे हुए थे तब भी रो रहे थे, अंदर आए बात करने को नहीं तैयार, रोए जा रहे हैं। मैं उनके परिवार में और बहुत लोगों को भी जानता था। 5-10 मिनट मैंने उनको कंसोल करा। मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई दुख है, आप रो रहे हैं, लेकिन बताइए तो सही क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा बर्बाद हो गए मतलब? मुझे पता था इनका अच्छा खासा काम है, बर्बाद हो गए मुझे समझ नहीं आया। कहते असल में मेरी एक फैक्ट्री थी कहीं वेस्ट दिल्ली में जो 18 करोड़ रुपए की थी, और अब नोटबंदी के बाद वो करीब 13 करोड़ रुपए की रह गई। तो मैंने कहा अच्छा बेच रहे हैं उसे? कहते नहीं मैं बेच नहीं रहा, मैंने रेट पूछवाया था उसका। तो मैंने कहा जब 18 करोड़ की थी तो आप बेच रहे थे क्या? कहते नहीं तब भी मैंने रेट पूछवाया था उसका। एक मिनट, मुझे भी, मैं चौंक गया, मैं उनकी बात समझता, तभी अचानक मेरे दिमाग में आया। मैं कहा अच्छा एक बात बताइए सर, ये आपने खरीदी कितने की थी? कहते 2.5 करोड़ की खरीदी थी डॉक्टर साहब। तो व्यक्ति के मन की स्थिति देखिए कि 2.5 से 13 की हो गई, उस बात की तसल्ली नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर जो उनका एक अनुमान था 18 से 13 की रह गई, उस बात का कितना दुख है कि वो इतनी परेशानी में आ गए और सारा परिवार उस चक्कर में परेशान हो गया। तो ये मन की परिस्थितियां हैं, हर आदमी खुश रहना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर बार ये बात हमारे हाथ में नहीं होती। हमारा मन इतना नाजुक है, कौन सी चीज़ इसको आघात पहुंचाएगी, कौन सी चीज़ इसको दुख देगी, या कौन सी चीज़ इसे खुश करेगी, ये जानना बहुत मुश्किल है। इसी से ना ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ मोर लाइक ओवर थिंकिंग, ये ज़्यादा सोचना या कंपेयर करना। आपको ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग एक इसका आउटकम है या फिर इसकी वजह से चीज़ें होती हैं? ओवर थिंकिंग की वजह से मानसिक परेशानी नहीं होती है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनैलिटी, अपना एक स्वभाव, जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। कुछ लोग मस्त मौला होते हैं, कम सोचते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ चुप रहते हैं। सबको कुदरत ने अलग अलग ढंग से बनाया है और सब एक दूसरे के साथ मिलके सब अलग हैं, इसीलिए शायद ये दुनिया चल रही है। लेकिन ज़्यादा सोचने से मानसिक परेशानी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर ये ज़्यादा सोचना किसी वक्त, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि हमारी रोज़ की दिनचर्या को अफेक्ट करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तो ये परेशानी का कारण हो सकता है डेफिनेटली। तब हमें इस पे ध्यान देने की और इसका कुछ समाधान करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मली व्यक्ति ज़्यादा सोच रहा है, जो उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, तो इसमें कोई खराब बात या अजीब बात नहीं है। Has there been any cases आपके वहाँ पर कि लोग आए कि कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ? अरे आप यकीन नहीं करेंगे, दिस हैपेंड जस्ट येस्टरडे। हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें ऑलमोस्ट 12 अटेंडीज थे और 12 में से 10 लोगों ने अपनी समस्या को ओवर थिंकिंग पे ही मार्क किया। और ओवर थिंकिंग सो मच सो कि जोमेटो ऑर्डर करने के बाद
ट्रेस कर रहा हूँ मैं, और मैं पूरे टाइम सोच रहा हूँ जब तक ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा कि कहीं किसी और के पास ना चले जाए, कहीं किसी गलत एड्रेस पे मेरा ऑर्डर ना चला जाए। ओवर थिंकिंग की जो लिमिट है, एंड किसी ने तो बोला कि वो 13 घंटे किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ जैसे अभी सर ने बोला जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को परेशान करेगा कि आप 13 घंटे आप सिर्फ बैठे हैं और आप कुछ चीज़ के बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जो अभी है भी नहीं, जो सिनारियो आपके सामने, जैसे कि क्या होगा अगर कल आपकी नौकरी छूट जाए। आज नौकरी पे कुछ नहीं बनी है, कल छूट जाएगी तो एक तो होता है कि सिक्योरिटी पर्पस से इंसान सोचता है, जैसे सर ने बोला कि थोड़ा तो सोचना ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारे सेशन में भी लोग आते हैं और बहुत मेजर क्राउड है जो ओवर थिंकिंग को एज एन इशू मार्क करता है। हमें ये भी समझना जरूरी है निखिल कि डिप्रेशन एंजाइटी की तरह ओवर थिंकिंग भी लूजली यूज टर्म है, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग आपको मेंटल इश्यूज की तरफ धकेलता है वो ओवर थिंकिंग, और एक जो हमारी एवरीडे लाइफ में सिक्योरिटी पर्पस से ओवर थिंक कर रहे हैं या कोई कुछ इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से ओवर थिंक कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो अगर हमें ये भी समझना होगा, जस्ट लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी अदर मेंटल हेल्थ इलनेस, हम ओवर थिंकिंग को भी कहाँ यूज कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, और ओवर थिंक भी किस पैटर्न पे कर रहे हैं, क्या एक्सटेंट है उसकी। इसलिए जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था, हमें डिजीज को नाम देने की जरूरत नहीं है कि आई सफर फ्रॉम दिस, हमें सिर्फ अपने फीलिंग को नाम देने की जरूरत है, हाउ एम आई फीलिंग। इट कवर्स द बेसलाइन, जैसे सर ने कहा कि तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी अगर खराब हो रही है, अगर चाहे तुम सोच रहे हो कुछ भी हो रहा है, अगर तुम्हारा रोज डिस्टर्ब हो रहा है, देन यू नीड टू थिंक कि तुम्हें मेंटल हेल्थ के लिए एक बार सोचना बनता है। आप सबने रामायण सुनी और पढ़ी भी होगी। देखिए, रामायण में जब श्री हनुमान जी सीता माता की खोज करने जाते हैं तो रामचंद्र जी के पांव छू के सिर्फ आशीर्वाद लेते हैं, और कहीं आप कहीं भी पढ़िए, रामचंद्र जी ने उन्हें कोई आगे की गाइडलाइंस या तुम्हें ऐसा करना, तुम उनसे मिलना, तुम उन्हें ये कहना, अगर रावण मिलेगा तो उसको ऐसा समझाना, लंका में ऐसे कूद के जाना, छुप के रहना, बड़े रहना, छोटे रहना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने बड़े कार्य के लिए वो जा रहे हैं और भगवान राम जैसा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति उनको कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आशीर्वाद दे रहा है कि जाओ अपना काम करो, सब छोड़ दिया कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम करो। और उन्होंने इस काम को इतने अच्छे से निभाया। अब आप आज के संदर्भ में इस चीज को देखिए कि अगर आप अपने ड्राइवर को एक बिस्किट का पैकेट लेने भी भेजेंगे ना, तो आप उसके साथ देखो, आगे लाल बत्ती से दाएं मुड़ना, फिर वहां रुकना मत, गाड़ी का एसी मत चलाना, गाड़ी को स्टार्ट मत रखना, पार्किंग में मत लगाना, उस कलर का बिस्किट लेना, कि वो बेचारा कंफ्यूज होके और परेशान हो जाएगा कि मैं करूं तो करूं क्या। तो ये लोगों की सोच का, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सोच इस तरह से होती जा रही है कि हम जो सोच रहे हैं शायद वही ठीक है और हमें सामने वाले को उसी रूप से गाइड कर रहा है। तो ये भी हमारी आजकल की परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे एक चीज निकल रही है, डू यू थिंक जितने हमारा नेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर हम डेवलपिंग में रहते हैं तो जैसे बहुत दिन के कार्य है, मेरे को दिन में ये करना है, मैं अपने को बिजी रख रहा हूँ, मेरा नेचर ऐसा हो गया कि मेरे को बिजी रहना पड़ रहा है, तो मेरे को सोचने का समय ही नहीं मिल रहा। अब मेरा खाली दिमाग, घर पे ऑर्डर आ रहा है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टीवी देख रहा हूँ या फिर ये कर रहा हूँ। इसकी वजह ये भी कारण है कि हम मेंटल हेल्थ जो आजकल चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहे हैं इस टाइम पे चैलेंजेस, या लोग एड्रेस ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग ना अपने सेशन में एक चीज़ बोलते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट ह्यूमन डूइंग्स, एंड द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कि हम लोग नथिंगनेस भी अप्रिशिएट करें अपनी लाइफ में। एंड नथिंगनेस इज कि हम लोग वो टाइम ऐसा नहीं है कि पूरे खाली बैठ जाए, बट वो खाली बैठ के कैसे यूटिलाइज करें। हम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम वॉक करने जा रहे हैं, हम लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, हम लोग बस अपने आप के साथ बैठ के जो सोच रहे हैं शायद वो ही लिख दें, पर वो यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं हम वो टाइम अपना अपने डिफरेंट कामों से, वो चीज़ें। और जो आपने बोला, जो अभी हम लोग सब बात कर रहे हैं, दैट इज स्टिमुलस ओवरलोड। हमारा दिमाग किसी चीज की तरफ रिस्पॉन्स तब देता है जब हमारे सामने आता है। लाइट तेज लगेगी तो आंखें चौधी आएंगी, तो वो एक स्टिमुलस है, वहां पे लाइट एक स्टिमुलस है। हमारी, आपने सही कहा, हमारी आजकल की जीवन में, हमारी आजकल की दिनचर्या में इतना स्टिमुलस है। टीवी हो गया, पहले टीवी पे 2 चैनल, 1 चैनल हुआ करते थे, अभी पता नहीं 1000 चैनल रन कर रहे हैं या शायद और पता नहीं कितने। लॉट ऑफ सोशल मीडिया इज देयर, किताबें हैं, स्कूल है, प्ले ग्रुप्स हैं, 1000 एंगेजमेंट्स है हमारी, जिसको हम थोड़ी साइंटिफिक भाषा में स्टिमुलस ओवरलोड कहते हैं।
तो हाँ, आप पूरी तरह गलत नहीं है निखिल अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या स्टिमुलस ओवरलोड हमें थका रहा है। बिल्कुल थकाएगा। अगर आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं, जिस दिन आप 12 घंटे काम करते हैं, आप थकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर उसका भी है कि जो हमारे पास इतने स्टिमुलस हैं और हम हर स्टिमुलस के साथ इंगेज कर रहे हैं, हर स्टिमुलस को एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे जो हर्षित ने कहा नथिंगनेस की बात, हम ये नहीं कह रहे आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, हम ये कह रहे हैं कुछ करने के लिए हमेशा एक पर्पस होता है कि यार स्कूल जाना है तो इतने मार्क्स आने हैं, या पढ़ना है तो इतने मार्क्स आने हैं, या काम करना है इट विल गिव अस दिस। ये पर्पस के साथ ही हर समय काम नहीं होता है। जब आप थोड़ा समय अपने साथ बैठने के लिए निकालते हैं, वहां पे स्टिमुलस आपके जो आपने एब्जॉर्ब किया है दिन भर या हफ्ते भर, वो आप एक बार सेटल डाउन तो करोगे। तो स्टिमुलस ओवरलोड, अगर आपको जस्ट में कहा जाए कि स्टिमुलस ओवरलोड क्या मेंटल हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एब्सोल्युटली यस। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर बट इट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। यस। एक इसी के ऊपर एक चीज़ है, अगर मैं बात करूं कि जब मैं 13-14 साल का था, मेरी ज़िंदगी में मैं अलग ही था, मैं बाहर ही रह रहा था घर से बाहर, और अब मैं 13-14 साल के बच्चों को देख रहा हूँ, बाहर नहीं है, वो प्लेग्राउंड्स में नहीं है, कोचिंग के लिए जाते हैं, माँ बाप के साथ ड्राइवर भेजते हैं बच्चे, या कोई बाहर खड़ा हो जाता है। 90% वीडियो गेम्स या फिर सोशल मीडिया। इज इट कि अभी जो हमारा नेक्स्ट जेन है, डू यू थिंक इट्स इन डेंजर, आई वुड से, और मोर प्रोन टू मेंटल डिजीजेस? डेफिनेटली। कभी भी देखिए, जब तक व्यक्ति का संपूर्ण विकास कैसे होता है, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको कई तरह के अनुभव होते हैं जीवन में। हम सब ने बचपन में अपने बड़े होने तक, आज भी वो जो अनुभव हैं वही हमें जीवन को कैसे जीना है, इसकी कोई किताब नहीं है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। तो जो आजकल की जनरेशन है, अब ये जब बाहर निकली ही नहीं, जब इन्होंने और लोगों के साथ संबंध बनाए नहीं, इनको खेल खेलना आया ही नहीं, और इनको खेल खेल के हारना आया ही नहीं, तो जीवन में कहीं भी दूसरी जगह जब हार मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जब ये एक्सेप्ट नहीं करते तो जीवन में टूट जाते हैं। इनके सोशल मीडिया पे 100, 1000, लाख इस तरह से आजकल के बच्चों के फ्रेंड्स या जानने वाले लोग होते हैं, बच्चों के फॉलोअर्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में समझो तो जिस घर में वो अगर 5 या 6 प्राणी रहते हैं, वहाँ भी एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो जो एक वेंटिलेशन प्रोसेस परिवार में होती थी, जहाँ पे लोग, बच्चे बड़े एक दूसरे को अपने कह के, मुझे अपने बचपन का मैं याद करूं तो हमारा एक फिक्स रूटीन था। मेरे फादर आते थे शाम को, और डिनर पे हम 3 भाई और मम्मी पापा, हम सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। और खाना खाते हुए सब अपने अपने दिन की बात पापा अपनी बताते थे, मैंने आज दिन में ये किया, आज का दिन अच्छा रहा, खराब रहा, मैंने इसको ऐसे टैकल किया। मम्मी अपनी बताती थी और हम लोग अपनी बताते थे। अब देखिए इससे कितने फ़ायदे हुए। एक तो माँ बाप के साथ एक चैनल खुल गया कम्युनिकेशन का, हमें अपनी बात कहने का हिच खत्म हो गई, हम कोई भी अच्छी बुरी बात उनको कहने में हमें संकोच नहीं रहा। और जो मन में परेशानी थी, जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, तो वो फट करके मन से निकल गई और हम रिलैक्स हो गए। मैं MBBS करने गया, बहुत परेशान, घर से इतनी दूर बेंगलोर में कैसे रहूंगा, क्या होगा, कैसे यहाँ चलेगा, इतने सारे लोगों को देख के बहुत परेशान था। मेरे फादर मुझे छोड़ने गए और उन्होंने वापस चलते हुए एक ही बात कही कि बेटा देख, एग्ज़ाम की चिंता मत करियो, एग्ज़ाम तो हर 6 महीने में दोबारा आ रहा होता है, कुंभ का मेला थोड़ी है जो 13 साल में लगेगा। अगर चिंता करनी है तो सिर्फ अपनी हेल्थ की और अपने करेक्टर की चिंता करिए, तेरे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन तेरा मन ना लगे तो मुझे एक फ़ोन करियो, मैं तुझे खुद बुला लूँगा, मैं कहूँगा मुझे ज़रूरत थी, मैंने बुला लिया। लेकिन किसी भी ढंग से ऐसा काम मत करिए जो तुझे नुकसान करे। पढ़े या ना पढ़े, ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भेजा है, अगर पढ़ लिया तो बोनस, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइफ तो अच्छी चल ही रही है। और आप यकीन मानिए, उनकी इस बात ने मुझे आज तक कभी किसी एग्ज़ाम से डर समझिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कोई भी एग्ज़ाम आप मुझे कहीं बिठा दीजिए, मुझे एग्ज़ाम का डर नहीं है, कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कुंभ का मेला थोड़ी है 13 साल में। सर दिस इज़ कि आप ना बहुत लकी हैं कि आपके फादर इस तरीके से हैं। माई डैड इज़ सेम, बट मैंने ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पर हमने
एक ना इमोशनल बैगेज हो जाता है। जैसे मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने कहा हमने अब बहुत लोन लेके तुम्हें बाहर भेजा, वो बंदा डर गया, वो कनाडा गया, उसने डबल शिफ्ट मारी, पत्नी कहाँ सस्ती जगह पे रहा, मेंटल हेल्थ इश्यूज सब स्टार्ट हो गए। डू यू थिंक कि जैसे आपका पोस्ट चीज़ आती है, मेरे को अभी थॉट आया कि कोई किसी चीज़ से डायग्नोज हो रहा है या फिर किसी को उसको फील हो रहा है तो वो आपके सेशन में आ रहा है, डोंट यू थिंक ये शुड बी पार्ट ऑफ कि अपब्रिंगिंग का चीज़ होना चाहिए? ये पेरेंट्स को पहले से पता होना चाहिए कि उनके माँ बाप को ऐसे, उन बच्चों को ऐसे सपोर्ट करना है, फिर हम इसकी बात भी नहीं करेंगे कभी। यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि कभी कभी हमें सपोर्ट जो हम बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर से, वो भी नहीं मिलता। एंड हमारे सेशन में बहुत हमने ऐसे देखे हैं चीज़ें जहाँ पे मेन इशू ही घर से आ रहा है, वो राइट सपोर्टिव एनवायरनमेंट घर पे ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से प्रॉब्लम आती है कि वो किसी और को भी नहीं ट्रस्ट कर पाते एंड वहाँ से मेंटल हेल्थ इश्यूज आपके स्टार्ट होते हैं। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, लेयर्स ऑफ सपोर्ट की। या तो लोग घर पे बैठे हैं एंड डायग्नोसिस का वेट करके वो क्लिनिकल सेटिंग जाते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास चले गए, आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए, बट उसके बीच में भी तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि जब मैं पॉडकास्ट पे आ रही थी थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही थी, कैमरा शाय हूँ मैं थोड़ी तो मुझे एक आउटलेट चाहिए था ये एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को बोलने के लिए कि हाँ मुझे एंग्जाइटी हो रही, और इसमें कोई शर्म नहीं है। दिस इज अगेन एन एसेंस ऑफ मी एंड आई कैन फील दैट एंड बस वो राइट आउटलेट मिलना और आपको वहाँ से राइट रिस्पॉन्स आना, जब ये दोनों चीज़ें मैच होती हैं तब यू फील यू बीइंग सीन, यू बीइंग वैलिडेटेड एंड अंडरस्टूड बाय द राइट काइंड ऑफ पीपल। एंड यही हम लोग लेयर्स ऑफ सपोर्ट बना रहे हैं। अब हमारे पास देखेंगे हम 1-to-1 लिसनिंग सेशंस देते हैं, जिनको ग्रुप सेटिंग में नहीं आना, जिनको थोड़ा ग्रुप से शायद एंग्जाइटी हो सकती है कि वो हमें समझेंगे कि नहीं, तो हम वो 1-to-1 कनेक्ट करते हैं। फिर एक ग्रुप सेटिंग है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ इशू आप तभी आओ, जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि हम लोग एवरीडे स्ट्रेसेस के बारे में बात करें, जैसे दिव्या ने मेंशन किया आईलाइनर नहीं ठीक से लग रहा, खाने में नमक कम है, रोड रेजिंग है, एग्रेशन आता है, वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। एंड कैसे वहाँ उस एनवायरनमेंट में हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ रही है, कैसे हमें लग रहा है कि उस जर्नी में हम अलग नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई और भी सेम इश्यूज के थ्रू डील कर रहा है, वी फील लाइक वी आर नॉट अबनॉर्मल, these things are happening। पेरेंटिंग की आपने बात की कि शुड पेरेंट्स भी, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स अगर अवेयर रहें पहले से तो शायद वो राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन अगेन पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते हैं। हम पेरेंट्स को हमेशा एज पेरेंट्स देखते हैं, एज ह्यूमन देखने की थोड़ी टेंडेंसी कम है। तो समझने वाली बात यह है कि वो अपने बैग ऑफ एक्सपीरियंस, बैग ऑफ बर्डन्स के साथ आ रहे हैं, तो शायद कभी गलत या इन अ वे कभी कभी वो राइट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, वो बात सही है। लेकिन हाँ, उसका अफेक्ट बच्चे पे रहता है, बहुत रहता है। as mental health professionals, as a psychiatrist or as a psychologist, we can definitely say कि जो numerous cases हैं जिसमें अगर हम रूट्स ट्रेस करने जाएं तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज़, चाइल्डहुड बुलिंग, कभी कभी शायद बच्चे को उस इंटेंशन से बात कही भी नहीं जाती है कि वो गलत फील करे, गलत फील कराने के लिए नहीं कही जाती है, लेकिन उसे फील हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पेरेंट्स ने कहा उनका इंटेंशन या वो हमेशा गलत है, लेकिन बच्चा उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है वो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली होता है। बट अगर आप ये पूछें कि क्या चाइल्डहुड से या द वे द चाइल्ड वाज ट्रीटेड उससे रूट ट्रेस होता है, डेफिनेटली निखिल, डेफिनेटली। निखिल, आपने जैसा बोला कि मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने उसे कहा कि मैंने इतना लोन लिया, वो स्ट्रेस में आ गया। बहुत बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं बचपन से, देखा एक हमारी प्रॉपर्टी वहाँ है, एक हमारी प्रॉपर्टी वहाँ है तो सब तेरा, पर हाथ मत लगाइयो। बच्चा बेचारा 50 साल 60 साल जब तक वो अपने मन की करना चाहता, लेकिन उसके माँ बाप उसे नहीं करने देते। तो इस चीज़ से बाहर आने का और ये बच्चे को बजाय ये बताने का कि क्या है तुम्हारे पास, उसको रिसोर्सेज चाहिए, जो आप देना चाहते हो दे दो, जो आप नहीं दे सकते वो जबरदस्ती करके मत दो। लेकिन अगर आप देते हो तो बच्चे पे ये एहसान मत ला दो कि मैंने लोन लिया, मैं परेशानी में दब गया, मैंने तेरे लिए इतना किया। उसको खुल के उड़ने दो, उसको अपना काम करने दो।
थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारे साथ जुड़े. थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आप हमारे साथ जुड़े. इट वाज एन ऑनर. ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इंसाइटफुल था. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और यू नीड एनी कंसल्टेंसी तो डॉक्टर राजेश गोयल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एज वेल एज इफ़ यू फील लाइक यू नीड एनी सेशन और थेरेपी तो थ्रू थिक एंड थिन का सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है. And whatever comments you have, whatever thoughts you have, please write down in the comment section and we'll take that up. Thank you so much for joining and thank you so much everyone for joining. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you.